2023 के जाति जनगणना के अनुसार करीब करीब 38% है। बहुत बड़ी आबादी है और 8% मिसिंग है। तो 8% जो मिसिंग है उसमें आधा मिनिमम हमारा है, क्योंकि हमारे लोग ही जो है ज़्यादातर जो है पलायन हुए हैं रोजगार के तलाश में। बिहार में ये कंट्राडिक्शन कितना है? ये कंट्राडिक्शन बहुत बड़ा कर दिया नीतीश बाबू ने, और बीजेपी के आरएसएस के इशारे पे ये कर दिया काम। फिर राहुल जी के जो है यात्रा वहाँ शुरू हो रही है 15 दिन की। हम जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता को हम लोग आंदोलित कर रहे हैं कि आप लड़िए इसके खिलाफ में, बिना लड़े हुए नहीं हो सकता। एकदम एक एक वोट को जो है आप परीक्षण करिए। ये सच्चाई है कि बिहार और यूपी जैसे हिंदी पट्टी में जात एक सच्चाई है और बहुत बड़ा प्रश्न है। अति पिछड़ा की जनसंख्या जो है 40% है, लेकिन रिजर्वेशन जो है सिर्फ मात्र 20% मिला हुआ है। तो 20% रिजर्वेशन हमारा वो खा रहे हैं। लोगों को लगता था कि कांग्रेस जो है सिर्फ सीट बांटने और सीट वाली पार्टी है, नहीं। अब वो एक आंदोलन का रूप ले लिया है और आंदोलन के लिए लोग जुड़ रहे हैं। 70% जो हिस्सा है ईबीसी का जो आरक्षण का, वो उन जातियों को, समृद्ध जातियों को जा रहा है जो 2015 में लाए हैं। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग का जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में बिहार में 113 जातियाँ आती हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के भी जो है 27 जातियाँ हैं। तेलंगाना में जब उन्होंने सरकार बनी हमारी, तो हमने जो है वहाँ जनगणना करा करके हमने उस बैरियर को तोड़ दिया। जितनी जिसकी जनसंख्या थी उसको हमने दिया उतना आरक्षण। दोस्तों नमस्कार, जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं एक खास मसले पर खास शख्स के साथ बैठा हूँ और इनका नाम है शशि पंडित। ये इस समय जो है बिहार प्रदेश की जो कांग्रेस की ईबीसी इकाई है, डिपार्टमेंट है, उसके अध्यक्ष हैं। और इस समय बिहार में आप जानते हैं चुनाव का पूरा जो है बोलबाला है। कब चुनाव की घोषणा हो जाए और कब चुनाव प्रक्रिया लागू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आचार संहिता लागू हो जाए, तो ऐसे में पूरे देश की निगाह इस समय बिहार की तरफ है। और वोटर लिस्ट को लेकर के जो बवाल मच रहा है, उससे पूरा देश चिंतित है। और जिस तरह से सत्ता पक्ष पूरा मैनिपुलेशन पर लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके, वो पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो इन्हीं परिस्थितियों में इस समय शशि पंडित जी बिहार में लगे हुए हैं और इनसे कुछ व्यक्तिगत बातचीत होगी, राजनीतिक होगी, और फिर जो है पूरा जो भविष्य का चुनाव उस पर भी कुछ बात करेंगे। शशि जी, आप अभी जो है, इसके पहले आप जो है कुछ सामाजिक भूमिका में थे, कुछ एनजीओ, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, रैग पिकर्स के बीच काम कर रहे थे और वहाँ एक लंबी भूमिका आपने निभाई। तो एकाएक आपने फिर फैसला लिया कि अब राजनीति किया जाए और उतरा जाए मैदान में। ये किस रूप में, कैसे आया आपके दिमाग में? नहीं, मैं तो पहले से ही राजनीतिक कार्य करता रहा, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला बचपन से ही हम लोग जो है प्रगतिशील लेफ्ट मूवमेंट के साथ हम लोग जो है गांव से ही जुड़ा हुआ। फिर मेरा पलायन हुआ दिल्ली रोजगार के लिए। फिर हमने यहाँ पढ़ाई शुरू की और फिर जब मैं पढ़ाई ख़त्म की तो मैंने मजदूरों के बीच में काम करना शुरू किया। और लेफ्ट के साथ, पॉलिटिक्स के साथ में बहुत मेरा पुराना जुड़ाव रहा बचपन से, जब से होश संभाला, जब से हम लेफ्ट पॉलिटिक्स के साथ रहे। और उसी दौरान जो है मैंने सामाजिक आंदोलनों के साथ में गरीबों के मुद्दे पे हमने काम किया। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में जो वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट स्पीकर जो काम कर रहे हैं, वेस्ट स्पीकर जो एक बैकबोन की भूमिका निभाते हैं, उनके लिए मैंने लंबे अरसे तक काम किया। और अभी मैं जहाँ गया, मैं कांग्रेस में राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, हम उस संघर्ष के प्रति आकर्षित होकर के हम गए वहाँ पे। क्योंकि राहुल गांधी जी का ये मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने जो है जिस तरीक़े से पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता बनने के बाद जब उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इस देश में जो है जाति जनगणना होना चाहिए और इस देश में जातियों का जो है एक्सरे होना चाहिए, तभी जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, तभी उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जैसे जिस मैं समाज से आता हूँ, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे समाज के जो है एक भी कोई परिवार का आदमी विधानसभा नहीं जा पाया, लोकसभा नहीं जा पाया। तो ये हमारे मन में बहुत दुखद परिघटना है
कि हम इस समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा समाज में हिस्सेदारी है, हमारा समाज में राजनीति में जो है हम वोट करते हैं, और हमारे लोग जो है हमारा कोई बात नहीं कहता है, हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जब भी हमको कोई सवाल आता है, समस्या आता है, तो हम किसी दूसरे के सामने जो है आशा के किरण में लग जाते हैं कि कोई हमारे लिए पैरवी कर दे, बात कर दे। तो इसी वजह से ये एक बड़ा खास तौर पे जो अति पिछड़ा जो आबादी है बिहार का, जिसको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ओबीसी से अलग किया, और उसको हम लोग गांव में कह सकते हैं कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर जो जाति है उसका एक अलग श्रेणी बनाया, और उस श्रेणी के जो है अधिकांश जो जातियां हैं वो आज भी जो है राजनीतिक रूप से हाशिए पे है। अच्छा, मैं यहीं थोड़ा रोकूंगा आपको, क्योंकि उसी पर मैं आना भी चाह रहा था, जो आपने छेड़ दिया है। ये जो ईबीसी डिपार्टमेंट का आप हेड भी बने हैं, तो ये आबादी के लिहाज से कितना है? कौन कौन प्रमुख जातियां अगर गिना सकें आप, और प्रतिनिधित्व के स्तर पर अभी क्या राजनीतिक स्तर पे कहाँ कहाँ कुछ मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या दिक्कतें रहीं, ये जरा हमको समझाइए। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग का जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में बिहार में 113 जातियां आती हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के भी जो है 27 जातियां हैं, शामिल हैं, जो बेसिकली मुस्लिम समाज में जो काम से जुड़े लोग हैं, जैसे हलाल खोर हैं, मोची हैं, मेस्तर हैं। उसी तरीके से जो हिंदू में जो है जो सर्विस प्रोवाइडर जातियां हैं बेसिकली, वो सब मिला करके अलग अलग रीजन में भी कुछ जातियां हैं, कुछ पैन बिहार भी है। तो जैसे मान लीजिए कि नाई जाति है, वो पैन बिहार है, कुम्हार जाति है, वो पैन बिहार है। हर जिला में आपको हर जगह पे मिल जाएगा। लेकिन जब उसी तरीके से आप देखिएगा धानुक जाति को, तो कुछ खास रीजन में है, कुछ मार्कंडे जाति एक है, वो एक खास रीजन में है। नागर एक जाति समाज है, वो एक खास रीजन में है। चंद्रवंशी है तो आपको साउथ बिहार में मिलेगा, नॉर्थ बिहार में नहीं मिलेगा। नॉर्थ बिहार में ज़्यादातर आपको मिलेगा मलाह जाति मिलेगा, क्योंकि उधर काफ़ी नदियां हैं, उधर उत्तर बिहार में। दक्षिण बिहार में कम है। तो ऐसे बटे हुए एरिया। परसेंटेज वाइज कितनी होगी? परसेंटेज वाइज जो है अभी पान समाज को एसी से जो है ट्रांसफर हो गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। तो अब जो है हमारी जनसंख्या जो है बिहार में 36.1 पहले थी, और 1.7 जुड़ गया। तो करीब करीब हमारी जो जनसंख्या है 2023 के जाति जनगणना के अनुसार करीब करीब 38% है। बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। आबादी है, और 8% मिसिंग है। तो 8% जो मिसिंग है उसमें आधा मिनिमम हमारा है, क्योंकि हमारे लोग ही जो है ज़्यादातर जो है पलायन हुए हैं रोजगार के तलाश में अलग अलग शहरों में। तो वो भी हम जोड़ेंगे तो हमारी संख्या जो है 40 से 45% के बीच में जाती है। और इस जनगणना जो 23 का है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि सही से नहीं हुआ है। तो अब ये बताइए हमको, दो चीज़ें साफ करिए। एक तो संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, रोजगार से लेकर तमाम क्षेत्रों में रिजर्वेशन की जो बात है। दूसरा, राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व किस हिस्से के साथ अब तक परंपरागत रूप से जुड़ी रही हैं जातियां हैं। और ये जो कर्पूरी ठाकुर ने तो वहाँ लागू भी किया था, अलग से रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया था, उसका जो है वर्गीकरण किया था। उसमें बताते हैं कि उस हिस्से को कुछ लाभ भी मिला। क्या लाभ मिला सच्चे मायने में? निश्चित रूप से देखिए, बिहार एक सामाजिक न्याय का केंद्र रहा है, और सामाजिक न्याय की फोर्सेज जब से बिहार में आई है 30-35 साल हो गया है। लालू के समय में लालू के साथ में थी, और लालू के बाद जो है चूंकि नीतीश कुमार ने जो है आरक्षण लागू किया तो नीतीश के साथ हुई। और नीतीश जी और लालू जी के बाद अब जो स्थिति वहाँ जो दिख रही है कि चूंकि दोनों लोग ये सामाजिक न्याय के शक्ति कहलाने वाले हैं, और उन्होंने जो है सामाजिक न्याय नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए अति पिछड़ा की जनसंख्या जो है 40% है, लेकिन रिजर्वेशन जो है सिर्फ मात्र 20% मिला हुआ है। तो 20% रिजर्वेशन हमारा वो खा रहे हैं। और जो 50% का जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को भी देखिएगा तो आज भी जो है 13% आरक्षण उन्होंने नहीं दिया है नीतीश कुमार ने। तो अब इस बात को जो है एबीसी समझने लगा है कि ये कहीं ना कहीं हमको खाली इस्तेमाल करने का औजार उन्होंने बना लिया है। हमारे साथ वो जस्टिस नहीं करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जो है 2015 में
आ करके जो उन्होंने आरएसएस के इशारे पे वैश्य समाज के और कुर्मी समाज के एक जाति को जो बहुत सी समृद्ध जाति है उसको ओबीसी से जो है ईबीसी में जो ला दिया है, उसका जो है बड़ा इम्पैक्ट जो है पड़ा है। जैसे मसलन के तौर पे हम कहें कि जो तेली जाति है जिसको 2015 में ईबीसी में लाया गया, बिहार में 18 नगर निगम है, नगर पालिका जो है टोटल जो है आपका 260 है, लेकिन 18 नगर निगम है। 18 नगर निगम में 3 नगर निगम जो है ईबीसी के लिए रिजर्व है आरक्षण के हिसाब से। उसमें तीनों नगर निगम में आपको एक जाति का कंट्रोल है, एक जाति का मेयर है, वो है तेली जाति से। अच्छा, पूरा कब्जा कर लिया एकदम। तो वो 15 में आने के बाद में वो इतना जल्दी, चूंकि वो मेन स्ट्रीम का जाति रही है, तो उसने पूरा हाईजेक कर लिया एक तरीके से। तो 70% जो हिस्सा है ईबीसी का जो आरक्षण का, वो उन जातियों को, समृद्ध जातियों को जा रहा है जो 2015 में लाए हैं। तो इसको लेकर के एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट भी है कि अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा को जो है आप वो करिए। अच्छा, इसी में एक और चीज़ हमको साफ करिए कि ये जो एक कंट्राडिक्शन दिखता है, कहा जाता है कि भाई जो आरक्षण का लाभ है सबसे जो समृद्ध जातियां थी, आगे बढ़ी हुई जातियां थी, वर्चस्वशाली थी, वो जो है लाभ ली, और जो कमज़ोर हिस्सा वो वंचित रह गया, उसको नहीं मिला उस तरह से लाभ। तो यहाँ यूपी में जिस तरह से यादव और कुर्मी को चिन्हित करते हैं इसके तौर पे, बिहार में ये कंट्राडिक्शन कितना है? ये कंट्रडिक्शन बहुत बड़ा कर दिया नीतीश बाबू ने, और बीजेपी के आरएसएस के इशारे पे ये कर दिया काम। इनिशियली तो उन्होंने बहुत अच्छा शुरू किया, और इसीलिए जो है ईबीसी पूरा लालू से जो है नीतीश की तरफ शिफ्ट कर गया। लेकिन बहुत कम समय रहा, बहुत कम समय के अंतराल में ही उन्होंने जो है पूरे आरक्षण के जो है जो अवधारणा है, कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो सोच थी, उसी के ऊपर पानी फेर दिया इन्होंने। और आज जो है जैसे जब से जो है राहुल गांधी जी ने जो है बिहार में जो है सामाजिक न्याय की बात से शुरुआत किया जनवरी से, पूरा अति पिछड़ा जो है एक साथ जो है पानी की तरफ बहते हुए चला जा रहा है राहुल गांधी जी के तरफ से। और देखा होगा आपने कि जनवरी 2025 में जो आज तक जो कांग्रेस का जो इतिहास में नहीं रहा कभी, आप दिख रहा होगा आपको भी कि कांग्रेस एक साइज में और एक बैटिंग फोर्स में के रूप में कांग्रेस वहाँ दिख रही है। नहीं तो पहले जो है लालू के जो है एक तरीक़ा से कहिए कि गोदी के पार्टी मानी जाती थी। अब ये बताइए, जो आप कर रहे हैं, जो कुछ, चला मैं पॉलिटिकल उस पर आ रहा हूँ, ये जितना कुछ हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, पिछले दिनों आप खुद ही बता रहे हैं, यही सच भी है कि कांग्रेस वहाँ अपना सब छोड़े हुए थी और सब कुछ जो है आरजेडी के साथ साथ चलता था। अब कांग्रेस एक स्वतंत्र भूमिका में वहाँ आ रही है, आप ईबीसी के चेयरमैन हैं, और यहाँ सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, 50% ऊपर से रिजर्वेशन बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं सबसे पहले किसी लालू जी और इनके नीति से आगे बढ़ करके। तो ऐसे में ये जो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि एक ही आधार है, एक ही सामाजिक आधार जिसके लिए लड़ाई है, ये टकराहट नहीं पैदा होगी, ऊपर भी और नीचे के स्तर पे भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक कंट्राडिक्शन खड़ा हो रहा है। ये तो बहुत फायदा पहुंचाएगा, ये महागठबंधन को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। अच्छा। चूंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोकसभा में उन्होंने सवाल उठाया, और लोकसभा से लेकर के सड़क तक जो सवाल उठाया, उसमें जो जीत हासिल हुआ है वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है हमारे लिए, कि हमारी जो जनसंख्या है वो 70% है, 80% है। हमको वो दायरा को हमको वहाँ तक लेके जाना, आरक्षण को जो बैरियर है 50% से ऊपर नहीं हो सकता है, उसको हमको तोड़ना है। और राहुल गांधी जी का यही सपना है। राहुल गांधी जी के ने तेलंगाना में जब उन्होंने सरकार बनी हमारी, तो हमने जो है वहाँ जनगणना करा करके हमने उस बैरियर को तोड़ दिया। जितनी जिसकी जनसंख्या थी उसको हमने दिया उतना आरक्षण। तो राहुल जी का खाली कहना नहीं है, राहुल जी का नीयत बहुत साफ है। राहुल जी चाहते हैं कि उन्होंने तो कुछ दिन पहले कहा कि भाई हम पार्टी जो है नहीं चाहते हैं कि कोई खास जात के लोग चलाएं, हम चाहते हैं कि ओबीसी दलित लोग जो है, ईबीसी के लोग जो है पार्टी को चलाएं, पार्टी को हम कमान देना चाहते हैं। एक चीज़ आप बताइए, हमको समझाइए, जो महादलित वाला बनाया था समीकरण जो है नीतीश ने, अभी वो कितना काम कर रहा है, किस रूप में अभी मौजूद है? देखिए, वो सिर्फ नारे तक था। उन्होंने लौकुश समीकरण भी बनाया था, तो वो सब अपने इर्द गिर्द में चीज़ों को घुमाने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन आज जो है पूरा जो है दलित समाज, आदिवासी समाज बिहार का, अति पिछड़ा समाज एकदम से जो है एक तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। ओबीसी समाज की जो मनुवादी
और मनुस्मृति को मानने वाले जो ताकत हैं वो साफ दिखने लगा है कि अब वो चाहता है कि हम जो है ड्राइविंग फोर्स पे जो है काबिज हो जाएं, और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को भी डैमेज किया है, बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज किया। 2025 में उन्होंने हनुमान ढूंढ लिया और अब जो है बिना हनुमान के ही जो है वो उनको ऊपर कब्जा करना चाहता है। और ये बात जो है नीतीश जी को भी समझना चाहिए कि वो एक सामाजिक न्याय के जो है प्रतीक के रूप में रहे हैं। उन्होंने जो है इंडिया अलायंस का जो है शुरुआत किया था और आज वो फिर से जाकर के वहाँ बैठे हुए हैं। उनके अस्तित्व का सवाल है, प्रश्न है उनके सामने, मैं जो समझ पा रहा हूँ जितना, तो उनको भी जो है सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ में उनको खड़ा होना चाहिए। मैं तो ये अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, नहीं तो मनु स्मृति को मानने वाले लोग, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं आज सत्ता पर काबिज होने के लिए। अब ये जो आप इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास में हुआ कि 5 महीना पहले जो है इन्होंने मतदाता की सूची जारी की और उसके बाद क्या जरूरत, कौन ये संवैधानिक प्रक्रिया है, आज तक तो किसी राज्य में नहीं हुआ, लेकिन बिहार में उसको एक टेस्ट के रूप में वो कर रहे हैं कि गहन मतदाता परीक्षण कर रहे हैं। ये पूरा कम्प्लीटली गैर संवैधानिक काम है और ये आरएसएस के इशारे पे जो है मनुवाद को स्थापित करने और मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो है ये चाहते हैं कि देश में संविधान रहे ही नहीं। हमको एक चीज़ समझाई, क्योंकि वो जो है उसका ड्राफ्ट आ गया है, अब लोग पार्टियों को मुहैया कराया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें जो खामियां नज़र आ रही बहुत में पता चला, पिता का नाम कुछ, बेटे का नाम कुछ और पता कुछ, मतलब इतना कंट्राडिक्टरी है। ये जो अगर कुछ चीज़ें जो आ रही हैं अगर बड़े स्तर पर ये हैं तो कैसे इसको संभाल पाएंगे और कैसे चुनाव कर पाएंगे इस सूची पर? हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। अभी राहुल जी का जो है यात्रा वहाँ शुरू हो रही है 15 दिन की। हम जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता को हम लोग आंदोलित कर रहे हैं कि आप लड़िए इसके खिलाफ में, बिना लड़े हुए नहीं हो सकता। एकदम एक एक वोट को जो है आप परीक्षण करिए। हम लोग वोटर लिस्ट सब जगह से उठा रहे हैं, हर जिला में और हर विधानसभा में भेज रहे हैं, हर पंचायत में हम लोग भेज रहे हैं और जांच करवा रहे हैं हम लोग। और जहाँ भी दिक्कत होगी हम लोग पूरा लड़ेंगे इसको लेकर के। हैं हम लोग केस में हम लोग जाएंगे, हम लोग सड़क पे जाएंगे, हम हर स्तर पे इसका विरोध करेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि ये पहली बार ये ऐसा साजिश किया जा रहा है। आरएसएस हमारे बिहार के जो सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं उसके साथ ये साजिश कर रही है कि हम मनुस्मृति को स्थापित करें, हम सत्ता पे आएँ और सबको ख़त्म कर दें यहाँ से। अभी जो आरएसएस कोशिश है बाहर जो दिखाई दे रहा है कि भले नीतीश जी का जो स्वास्थ्य है, जो स्थितियां हैं, अब की बीजेपी उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, तो क्या इसका असर जो है ये वोट पर भी पड़ेगा? लोग जो अगर जान जाएं कि मुख्यमंत्री अब की नीतीश नहीं होंगे, जो इनका था शायद इनको ना मिले या बीजेपी को ना जाए, इस तरह से असर पड़ सकता है? जान नहीं जाया है, लोग जान चुके हैं, जान चुके हैं। इसीलिए जो है आप देखिएगा कि आप कांग्रेस के अंदर में एक लग रहा है कि एक आंदोलन की पार्टी बन गई वहाँ पे, क्योंकि कौन आया उसके साथ आ रहा है, अति पिछड़ा आ रहा है, दलित आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है, सब लोग मिल करके जो है कांग्रेस की तरफ मुंह देख रहे हैं लोग और बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं लोग, बहुत बड़े पैमाने पर। रोज आप जाइए आप कांग्रेस के दफ्तर में तो रोज कोई ना कोई ज्वाइनिंग हो रहा है, मिलन समारोह हो रहा है, हर दिन जो है लोग जो है जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ में। लोगों को लगता था कि कांग्रेस जो है सिर्फ सीट बांटने और सीट वाली पार्टी है, नहीं, अब वो एक आंदोलन का रूप ले लिया है और आंदोलन के लिए लोग जुड़ रहे हैं। और ईबीसी तो जो है अपने अस्मिता के लिए जुड़ रहा है। चेहरा तो वहाँ कन्हैया को ही बनाए हुए हैं आप लोग अभी? नहीं, हमारे कन्हैया चेहरा नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट, पीसीसी के प्रेसिडेंट जो है राजेश राम जी हैं, हमारे चेहरा जो है राजेश राम जी है। हाँ, कन्हैया जी नहीं है। कन्हैया जी ने रोजगार के मुद्दे को जो है उन्होंने पूरे देश के सामने जो है रखा कि रोजगार में बिहार जो है बहुत पिछड़ा है, पलायन होता है, उसको उन्होंने वहाँ उठाया और पार्टी की एक स्ट्रेटजी के तौर पे उठाया। वो जरूरी भी था हमारे लिए, हमने रोजगार मेला भी लगाया वहाँ पे। ये बताइए आप शशि जी, आप भोजपुर वाले इलाके से आते हैं, घर आपका उसी इलाके में है, और क्या आपकी चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो चुनाव का कोई उसमें ही नहीं हूँ। मैं चूँकि पार्टी में सीपीएमएल में भी जब था मैं, तो मैं संगठन के ही भूमिका में था, संगठक की भूमिका में था। मैं यहाँ पे भी संगठक के ही भूमिका में रहूँगा और मैं कोई किसी तरीके के चुनाव के दावेदार नहीं हूँ और ना मैं दावेदारी चाहता हूँ मैं अपना। मैं संगठन ईबीसी समाज को संगठित करने का मेरा प्रण है। मैं ईबीसी समाज को संगठित करना चाहता हूं। मैं उसके लिए वहां गया हूं, क्योंकि वहां पे सबको स्पेस है।
यहाँ पे जो है हम जिस पार्टी में थे वहाँ पे जात के बारे में बात नहीं होती थी, जात के पॉलिटिक्स के पे चर्चा नहीं होती थी। लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार और यूपी जैसे हिंदी पट्टी में जात एक सच्चाई है और बहुत बड़ा प्रश्न है, और जातियों में जो है समाज बंटा हुआ है। इसीलिए मैं वहाँ जा करके मैं पूरे ईबीसी समाज को संगठित करने का मैं बीड़ा उठाया हूँ। मैं कोई विधायक बनना, एमपी बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि जो 40% जो जनसंख्या है वो तो हमको ड्राइविंग फोर्स बनना है बिहार का। हमको जो है एमएलए और एमपी तक नहीं समेटना है, हमको वहाँ के सत्ता के पे जाना है। हमको उसके लिए काम करना है। हमको चुनाव में अब शशि जी, आखिरी सवाल, आप जमीन भी देख रहे हैं वहाँ क्या चल रहा है ज़मीनी स्तर पे, और ऊपर जो पूरी एक राजनीति है इस दौर की। अभी आपसे पूछें, जब चुनाव होने जा रहे हैं, नतीजे क्या आएंगे, क्या संभावनाएं हैं, किसकी सरकार बन रही है और कितनी सीटें तक के अगर बता सकें कुछ नहीं, भविष्यवाणी तौर? स्वाभाविक तौर पे हम महागठबंधन जो है आज लीड रोल में है बिहार में, और नो डाउट इसमें कि जो आधार है वो आधार को इन्होंने बहुत दुखी किया है, बहुत परेशान किया है, और वो आधार जो है उनके साथ अब नहीं है। वो आधार जो है महागठबंधन को सामाजिक न्याय के फोर्स के रूप में देख रहा है और उसके साथ खड़ा अपने आप को पा रहा है, और निश्चित रूप से महागठबंधन जो है सरकार बनाने जा रही है बिहार में। सरकार बनाने जा रही, डंके की चोट पर? एकदम। यदि ये सब गड़बड़ी नहीं हुआ तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुक्रिया शशि जी जनचौक से बात करने के लिए। तो देखिए, शशि जी का कहना है कि डंके की चोट पर जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है और बहुत पीछे जाएगा जो है बीजेपी और नीतीश का गठबंधन।